हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी बेस्ट चल रही होगी। तो उसी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए ढेर सारा फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रिपरेशन को करेंगे और भी स्ट्रॉन्ग। आपकी आंसर राइटिंग होगी बेस्ट और सो डैट यू कैन गोट बेस्ट मार्क्स इन फिजिक्स। तो वीडियो को करते हैं शुरू। और शुरू करने के पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह की मैं वीडियो हर दिन आपके लिए अपलोड करते जा रहा हूं और आप यहां से फिजिक्स की बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हो। हाँ, मैं ये दावा करता हूं कि अगर आपके पास फिजिक्स के कोई नोट्स नहीं है, कोई भी नोटबुक आपने अभी तक नहीं बनाई है, तो सिर्फ इस वीडियो को आप देखते रहे। मेरी जो भी वीडियो आते रहेंगे हर दिन उसको आप देखते रहे, यहां से बेस्ट प्रिपरेशन हो सकती है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, आज का क्वेश्चन है क्या? विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। तो आपको लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स में पूछा जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चे लोग, मेरे प्यारे और क्यूट बच्चे लोग, वो क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये जो है 5 मार्क्स का यानी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बारे में हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे, आइए देखिए। विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, चलो मैं सीरियस करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक विद्युत द्विध्रुव को यहाँ पे बना दिया। ठीक है, ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। ये विद्युत द्विध्रुव का केंद्र है, ये वाली दूरी एल है और ये वाली दूरी एल है। और इस पॉइंट का मैंने नाम दिया ए, इस पॉइंट का नाम मैंने दिया बी। अब क्या कर दिया, निरक्षीय स्थिति। पहले बात आती है कि सर निरक्षीय स्थिति क्या होती है, तो सुन लो। अगर ये विद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है तो इसका निरक्षीय स्थिति मतलब होता है कि इसके लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु स्थित है। बिंदु कहाँ स्थित है? इसके लंब समद्विभाजक पर। लंब समद्विभाजक क्या होता है? तो लंब समद्विभाजक का मतलब होता है एक ऐसा लंबवत रेखा जो इस रेखा को विद्युत द्विध्रुव के अक्ष को 2 बराबर भागों में बांटता है ना। लंब समद्विभाजक माने लंब भी हो और समद्विभाजक माने 2 भाग में बांटता भी हो। तो अगर कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर स्थित है तब समझिएगा कि वहां पर ये कौन सा स्थिति में बिंदु है? निरक्षीय स्थिति में। तो चलिए यहां पे मैंने क्या किया, एक बिंदु लिया जो कि इसके कौन सा स्थिति में है, तो देख सकते हैं आप ये निरक्षीय स्थिति में है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा स्थिति में है? ये निरक्षीय स्थिति में। चलिए मैंने बिंदु पी को यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो अब क्या किया, मैंने इसे कंस्ट्रक्शन करने के तरीके से मैंने यहाँ पर इसको मिला दिया। फिर मैंने पी पॉइंट को किससे मिला दिया? ए पॉइंट से मिला दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए मैंने क्या किया, ए को पी से मिलाया और बी को भी किससे मिला दिया? पी से मिला दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करें सर? उसके बाद करना है, देखो सपोज कर लो, मान लो कि ये जो बिंदु P है उसकी बिंदु O से दूरी कितनी है? R दूरी है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जब ये दूरी मेरी L है, ये वाली दूरी मेरी R है, तो AP या BP, AP की दूरी यहाँ पर AP या BP की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? √R² प्लस L² हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा। सर ये जो है ना, आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा बच्चे लोग, और इस समकोण त्रिभुज में क्या कर लो, ये बेस हो गया, आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √ आधार² प्लस लंब स्क्वायर। तो ये क्या फॉर्मूला होगा? कर्ण का फॉर्मूला हो गया √R² प्लस L²। अब ये वाली भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √R² प्लस में L²। बात समझ गए? ठीक है, चलिए ये वैल्यू को मैं इरेज करता हूं, है ना, साइड में यहां पर मैंने लिख दिया ताकि फिगर जो है ज्यादा गंदा नहीं हो पाए। अब क्या करो, तो देखो आपका मेन जो पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है
तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो प्लस क्यू चार्ज है उसके वजह से पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालो, फिर माइनस क्यू के चलते विद्युत क्षेत्र निकालना पी पॉइंट पे, और दोनों को वेक्टर मेथड से जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है, सदिश विधि से जोड़ना है, माने जोड़ते समय दिशा को भी ध्यान में रखना है, डायरेक्शन को भी माइंड में रखना है। पहले फिर से वंस अगेन रिपीट, वंस अगेन, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पहले पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालो, फिर माइनस क्यू चार्ज के चलते पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालो, और दोनों को क्या कर दो, सदिश विधि से जोड़ दो। तो चलो ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, और इसके वजह से पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को देखिए। बाबू एक बात बताओ, मैंने आपको बताया कि किसी भी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा को अगर आपको पता करना है कि किधर है, तो उस बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश को रख के देखा जाता है, ठीक है। कोई भी बिंदु पर अगर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा को जानना चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, किस दिशा में होगी, तो उस बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश को रख के चेक कर लो। जिस दिशा में प्रति एकांक परीक्षण आवेश गति करेगा वही दिशा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो मैंने क्या किया, बिंदु पी पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश को रखा। तो ये बताइए कि ये परीक्षण आवेश को, ये जो माइनस क्यू आवेश है वो किधर किधर आकर्षित करेगा। तो ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू को अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो इसकी दिशा कैसी हो जाएगी, इस दिशा में हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, माइनस क्यू चार्ज के चलते यहाँ जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इवन होगा, और उसकी दिशा किस दिशा में होगी, इस एरो के दिशा में होगी, तीर की दिशा में होगी, ठीक है। चलिए अब किसके चलते विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो ये प्लस क्यू चार्ज के चलते यहाँ पे विद्युत क्षेत्र देखना है। तो बताओ ये प्लस क्यू चार्ज इस प्रति एकांक परीक्षण आवेश को क्या करेगा, ऊपर की ओर ऐसे धक्का देगा। तो धक्का देगा तो विद्युत क्षेत्र का दिशा कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने अब प्लस क्यू को मिटा दिया है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र को क्या लिखा मैंने, E2 से दिखा दिया, सपोज समझ गए आप लोग। तो चलो मैं मानता हूं कि यहाँ पे बनने वाला एंगल कितना है, थीटा, और ये वाली एंगल कितना है, थीटा। क्यों, क्योंकि ये जो है ना त्रिभुज जो बनेगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि मैंने बताया था ये वाला भी दूरी कितना होगा, √r² प्लस l², और ये वाला भी दूरी अभी निकाल के दिखाया था √r² प्लस l² होगा। अब दोनों दूरी बराबर हो गया, अब दोनों दूरी बराबर, दो भुजा बराबर, तो दो भुजा बराबर, तो ये कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज में आधार पर के कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो मैंने अगर इस कोण को थीटा माना है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बड़े अच्छे से समझ रहे हैं सर हम लोग, बहुत अच्छा, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है कि ये जो E1 विद्युत क्षेत्र निकला और E2 विद्युत क्षेत्र निकला, अब बात को समझना, ठीक है। E1 विद्युत क्षेत्र और E2 विद्युत क्षेत्र दोनों को हम क्या करेंगे, घटक तोड़ेंगे। दो लंबवत घटक तोड़ा जाता है ना, ठीक है। कोई भी मैंने बताया कि कोई भी सदिश को आप लोग क्या कर सकते हैं, दो लंबवत घटक तोड़ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो AB रेखा है, माने जो विद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष है, उस अक्ष के समांतर मैंने एक रेखा खींचा। बच्चे लोग इस बात को ध्यान देना, मैंने ये जो AB रेखा दिखाई दे रहा है, मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू को मिलाने वाला जो अक्ष है, उस अक्ष के समांतर मैंने क्या किया, एक रेखा खींचा, ठीक है। अब बताओ जब ये समांतर खींचा, ये वाला रेखा मैंने समांतर खींचा, तो देखो तो ये अगर कोण थीटा है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। क्यों सर, देखिए ये रेखा इसके क्या है, समांतर है, और दो समांतर रेखाओं को जैसी एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो क्या आप लोग जानते हैं, यहाँ पर का कोण जो होता है यहाँ पर का कोण बराबर होता है। कैसे, एकांतर कोण से पढ़े हैं ना आप लोग, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा, बात समझ गए। अब चलो ये वाला कोण भी क्या होगा, हमारा थीटा होगा। बोलिएगा सर वो कैसे, तो देख लो ये पूरा एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, और इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज के लिए ये जो पूरा एंगल है वो किसका काम करेगा, बहिष्कोण का काम करेगा। बच्चे लोग यहाँ से मैं फिगर को इधर करके समझा रहा हूँ ताकि आपको रफ में अच्छा समझ में। देखो फिगर इसी तरीके से है, यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है ना,
ठीक है। तो आपको बताओ कि ये वाला कौन सा एंगल हो गया, बहिष्कोण हो गया। ये कौन सा कोण हो गया, बहिष्कोण हो गया। और बहिष्कोण क्या होता है, त्रिभुज के सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है, बहिष्कोण त्रिभुज के सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये थीटा है, ये वाला थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। अब चलिए, अब 2 थीटा में मैंने क्या किया था, ये एकदम समांतर रेखा मैंने खींचा था। तो समांतर रेखा खींचा तो 2 थीटा में से नीचे वाला कितना हो गया मेरा, थीटा, तो ऊपर वाला कितना बचेगा, थीटा। बिल्कुल अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, एकदम। चलो चलो, तो इसको मैं क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब बात आ गया, यहां तक आप लोग समझ गए। तो चलिए आइए, अब हमें करना क्या है, E1 का और E2 का क्या खींचना है, क्या करना है, हमें घटक तोड़ना है, ठीक है। तो सुन लीजिए आप लोग, देखो E1 का एक घटक टूटेगा, कैसे, मैंने बताया था फॉर्मूला, ठीक है। ये देखो E1 है, तो ये क्या हो जाएगा, जो सट करके एंगल बनाता है वो सटा कॉस थीटा होता है। तो इधर एक कंपोनेंट टूटा, कौन सा, E1 कॉस थीटा, ठीक है। देखना ध्यान से, ये बात को अच्छा समझना आप लोगों को। ये E1 है, E1 विद्युत क्षेत्र है, और इसका एक घटक टूटेगा क्या, ऐसे, और एक घटक टूटेगा ऐसे, दिखाई दे रहा है। ये देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये E1 विद्युत क्षेत्र है और ये थीटा कोण बना रहा है, तो इसका क्या होगा, 2 घटक टूटेगा। तो जो एंगल सट के बन रहा है वो सटा कॉस थीटा हो जाए, और इधर एक घटक टूटेगा, कौन सा ना, हटा साइन थीटा। इधर सटा कॉस थीटा, इधर हटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये E1 कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये जो होगा E1 साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत, E1 कॉस थीटा, E1 साइन थीटा। फिर देखो E2 जो दिखाई दे रहा है आपको, ये E2 क्या है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका भी एक कंपोनेंट टूटेगा, एक इधर टूटेगा और एक ऐसे टूटेगा, इस डायरेक्शन में, एक परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, ये एंगल सट रहा है इससे, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट टूटेगा उस कंपोनेंट का नाम क्या मैं दे रहा हूँ, E2 कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा हो जाएगा। किसी को दिक्कत बच्चे लोग, सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर मैंने देखा माइनस क्यू चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हुआ, प्लस क्यू चार्ज के चलते विद्युत क्षेत्र का दिशा कैसा हुआ, बिंदु P से बाहर की तरफ हुआ। अब मैंने क्या किया कि विद्युत क्षेत्र E1 और E2 का 2 घटक तोड़ा। E1 का घटक टूटा तो क्या हुआ, एक टूट गया यहाँ से, देखो ऐसे मैं तो बता रहा हूँ, E1 कॉस थीटा ऐसे, और एक हो गया E1 साइन थीटा। E2 का मैंने कंपोनेंट तोड़ा, घटक तोड़ा, तो E2 कॉस थीटा, फिर ये E2 साइन थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, आगे देख लो। तो सुनो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ E1 का आप वैल्यू निकालो और E2 का वैल्यू निकालो। E1 का वैल्यू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटा में कितना, R²। तो देखो E1 मेरा क्या है, ये वाला विद्युत है, तो बोलिए E1 क्या आएगा, 1/4 पाई, Q के जगह पे क्या रखेंगे, Q के जगह पे ये देखो Q/R²। तो R कौन सा, ये वाला डिस्टेंस AP न है, तो AP का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो E1 बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और Q/AP कितना है मेरा, बोलो AP या BP दोनों कितना है, √R² प्लस L² है। अब जब इसका देखो बाबू, AP के जगह हमने क्या लिख दिया, √R² प्लस L² रख दिया। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे, AP का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर किया, तो जब स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से वाला रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E1 का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और Q में देखिए यहाँ से स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, तो R² प्लस L² आ जाएगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट हुआ। अब बताओ E2 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो E2 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और Q बटा में कितना आएगा, देखो Q यहाँ E2, तो E2 कौन सा है, ये वाला, किसके चलते, प्लस Q चार्ज के चलते, तो Q के जगह हमने क्या लिखा, प्लस Q, और R कितना हुआ, R उतना ही ना होगा, B से P हो जाएगा, जगह प्लस Q चार्ज अगर लेंगे तो BP डिस्टेंस होगा, तो BP का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देख लो कि E2 जो हो गया मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और Q हो गया, और BP के जगह क्या हमने कर दिया, √R² प्लस L²। आप खुद ही देख लो BP की वैल्यू कितना हमने फाइंड किया था, BP कर्ण है ना, तो √R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर विकर्ण में आ गया था, और इसका हम लोग क्या किए, स्क्वायर करेंगे, चूंकि BP का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी
स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर आ गया E2 और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चूंकि जैसे ही स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। तो यहाँ से एक बात आपको क्लियर पता चल रहा है, यहाँ हम बोल सकते हैं यहाँ से कि E1 बराबर क्या है, E2 है। देख लो E1 का भी वैल्यू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और E2 का भी मैग्नीट्यूड की बात हो रहा है, परिमाण की बात हो रही है, दिशा की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो दोनों क्या है, दोनों सेम चीज है ना। ये वाली जो E2 की वैल्यू आई और ये वाला जो E1 का वैल्यू हुआ, दोनों सेम है। ठीक है, इसलिए E1 बराबर E2 हो गया। तो अब देखो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि E1 cos, देखो ये क्या बाबू, E1 था एक विद्युत क्षेत्र और दूसरा विद्युत क्षेत्र E2 था। E1 का दो घटक टूटा, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। E2 था उसका दो घटक टूटा, एक इधर E2 cos थीटा, एक उधर E2 sin थीटा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो E1 sin थीटा है और E2 sin थीटा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। और तो और E1 और E2 दोनों इक्वल भी है। तो जब E1 E2 इक्वल है तो E1 देखो E1 और E2 दोनों इक्वल है और sin थीटा दोनों में लगा हुआ है। तो जब E1 E2 इक्वल है तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी इक्वल होगा। लेकिन इक्वल है दोनों और अपोजिट है। तो इक्वल और अपोजिट चीज, अगर इक्वल और अपोजिट वेक्टर रहते हैं तो दोनों क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ठीक है बच्चों, फिर से बता रहे हैं यहाँ पे क्या है, E1 एक विद्युत क्षेत्र E1 है और एक विद्युत क्षेत्र E1 sin थीटा है, एक विद्युत क्षेत्र E2 sin थीटा। E1 sin थीटा E2 sin थीटा दोनों क्या है, परिमाण में बराबर है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप E1 E2 बराबर है, तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा परिमाण में बराबर है और इसलिए एक दूसरे को वो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, विद्युत कैंसिल कर देंगे। तो बताइए बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र फिर कौन किसके कारण हुआ। तो बिंदु P पर जब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये दोनों हो गया कैंसिल, तो बच गया कौन सा विद्युत क्षेत्र, तो सिर्फ बच गया E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए बिंदु P पर क्या था, विद्युत क्षेत्र 4 था, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, जिसमें E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे के बराबर है और विपरीत है। इस वजह से ये दोनों हो गया कैंसिल हो गया। तो बचेगा कौन, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो हम बिंदु P पर अगर कुल विद्युत क्षेत्र निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों को जोड़ देंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप लिख देना पहले लैंग्वेज, आपको थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये कि यहाँ पर देखिए लैंग्वेज आप पहले लिखना क्या, यहाँ विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, यहाँ विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर क्रियाशील विद्युत क्षेत्र E1 तथा E2 के घटक कौन कौन सा, के घटक मत लिखिए, के दो घटक लिखिए, कि दो घटक E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा। ठीक है, E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे के क्या है, इधर लिखें, एक दूसरे के बराबर और विपरीत है और इसलिए वे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल को क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग, निष्फल कर देते हैं। ठीक है ना, निष्फल कर देते हैं। अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, कुल मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो कुल या परिणामी विद्युत क्षेत्र बच्चे क्या निकालेंगे हम लोग, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र को हम E से दिखा रहे हैं। तो E बराबर क्या आएगा, E1 cos थीटा हो जाएगा और E2 cos थीटा हो जाएगा। कौन कौन सा, E2 देखो E1 cos थीटा बचेगा और एक बचा है कौन,
एक E1 cos थीटा और एक E2 cos थीटा, दोनों को ऐड कर लो। तो देखो E1 और सुनो ऐसा करो, E1 और E2 तो दोनों बराबर है ना, है E1 E2 बराबर है, तो क्या करो E1 cos थीटा और E2 के जगह पर E1 लिख दो, E2 के जगह पर क्या लिख दे, E1 लिख दे, क्योंकि दोनों तो बराबर है। तो यहाँ से हो गया E1 cos थीटा, E1 cos थीटा 2E1 cos थीटा, ठीक है, 2E1 cos थीटा। तो अब बताओ, तो विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र 2E1 cos थीटा हो गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2E1, तो E1 का वैल्यू कितना है, यहाँ से बोल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बटा में कितना, E1 का वैल्यू कितना आया था, Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, cos थीटा, तो देखो ना ऐसा करो, सबसे पहले इसको, ये जो इधर बातें हैं ये सारी बातों को आप लोग नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट करो। इधर मैं इरेज करूंगा, ठीक है, हो गया। चलिए तो मैं इधर इरेज करता हूं। देखो ये वाली बातों को मैं इरेज कर रहा हूं यहां पर। चलिए काफी स्पेस हो गया। तो देखो बाबू ये क्या लिख दिया मैंने, 2E1 का वैल्यू रख दिया 1/4 पाई Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब cos थीटा, ये cos थीटा का यहाँ से आप फार्मूला लिखा लो। cos थीटा का फार्मूला क्या लिखते हैं सर, cos थीटा मैंने 10th क्लास में पढ़ा था सर, cos थीटा का वैल्यू जो होता है B/H होता है। तो बताओ इस थीटा के लिए B का काम कौन करेगा, L करेगा, B का काम कौन करेगा, थीटा के लिए B का काम L करेगा, H कौन हो जाएगा, H हो जाएगा ये वाला AP, और AP कितना है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो cos थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, L बटा में क्या लिख दिया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का √। तो ये हो जाएगा ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखो तो Q कर दिया मैंने Q, और ये 2 जो है ना L के पास ले गया 2L, ठीक है ना, ये क्या कर दिया Q है ऐसे ही, और ये 2 × L 2L। क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि Q × 2L के जगह सर हमें पता है कि Q × 2L के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, Q × 2L के जगह P लिखेंगे, P समझते हैं ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला सर हम लोग आज से ही याद रखें सर, हम लोग बहुत तेज हैं सर, ठीक है ना बच्चे लोग। तो P किसका फॉर्मूला होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, और इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा। अब बताओ देखो तो ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका पावर क्या है 1, और यहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पर कितना R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर कितना है 1/2। देखिए अंडर रूट में रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पावर उसका कितना है 1/2, इसका पावर हो गया 1, R स्क्वायर प्लस, देखो ना मैं लिख दे रहा हूँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पे पावर है 1, इसका हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका पावर है 1/2। अब क्या करेंगे, पावर 1 पावर 2 दोनों क्या होगा, गुना करेंगे, पावर क्या होगा, पावर सर गुना में जुट जाता है, ऐड हो जाता है। तो चलिए इसलिए E बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q × 2L के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, फिर यहाँ पर बोल दो पावर ऐड करो 1 है और यहाँ 1/2 है, 1/2 ऐड करेगा तो क्या आ जाएगा R स्क्वायर। अरे ये मैंने बताया था ना A⁴ और A⁴n, आप सभी जानते हैं कि गुना में पावर ऐड हो जाता है, तो वही फार्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं, पावर 1 है यहाँ पावर 1/2 है, ऐड कर लो क्या आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। तो चलिए बच्चे लोग, तो यहाँ से वो बात आप सभी जानते हैं कि सर L जो है मच लेस देन R होता है, इसलिए L स्क्वायर को यहाँ नेग्लेजिबल का मान लेंगे। तो E का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा P बाई में R स्क्वायर रह जाएगा, और उसका पावर 3/2 करेंगे तो ये आ जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई में R स्क्वायर, और ये हो जाएगा गुना में 3/2, ठीक है ना। पावर में जानते हैं ना, अगर A⁴m रहे उसका पावर n रहे, ये जो है mn हो जाता है। सर ये तो बचपन की यादें हैं सर, आप याद सब ताज़ा कर दे रहे हैं हमारे। तो ये = क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई में R⁵। तो यही हो गया निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान।
बात समझ गए। पहले बच्चा लोग देखो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र निकालो E1, फिर प्लस बी क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र निकालो E2। यहाँ जितना एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ होगा, ये थीटा, यहाँ थीटा, ये भी थीटा। तो अब क्या करो, उसके कंपोनेंट तोड़ो, घटक तोड़ो। तो घटक तोड़े तो E1 cos थीटा आया, E1 sin थीटा आया। फिर इसका E2 का घटक तोड़े तो E2 cos थीटा आया और E2 sin थीटा हुआ। E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, दोनों के मान एक दूसरे के बराबर हैं और विपरीत है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, निष्फल कर देंगे। अतः बिंदु P पर जो कुल विद्युत क्षेत्र आया वो किसके चलते आया, सिर्फ कौन कौन बचा है, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा तो कैंसिल हो गया, तो बच गया कौन, एक E1 cos थीटा बच गया, एक E2 cos थीटा बच गया। अब क्या करेंगे, अतः कुल जो है या परिणामी विद्युत क्षेत्र हुआ ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो यही परिणामी विद्युत क्षेत्र को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। अब देख रहे हैं E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E2 के जगह पे मैंने लिख दिया E1, क्यों, क्योंकि E1 और E2 दोनों बराबर है। तो हमने क्या किया, 2E1 cos थीटा 2, और E1 का वैल्यू मैंने इतना निकाला था। cos थीटा का फॉर्मूला यहाँ से B/H किया, B है हमारा L, H क्या हो गया, विकर्ण का काम कर रहा है, √r² + l² होगा, ये वैल्यू मैंने रखा। और इस तरीके से यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे पावर क्या होगा, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, गुना कर दिया तो कितना आ गया, ये आ गया 3/2। उसके बाद मैं बताया कि L जो होता है मच लेस देन R होता है, तो अगर l² को हम इसमें ऐड कर भी देंगे तो क्या हो जाएगा, l² को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है r² ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये r² रख दिया, उसका पावर 3/2, 3/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इतना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, पहले ही आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और यही है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला। चलिए हो गया, नोट कर लिया आप लोग, ओके ओके। चलिए, तो मैं एक बात आपको रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि अक्षीय निरक्षीय स्थिति के बारे में। ठीक है, क्या रिमाइंड करना चाहता हूं, ये बातें कि अक्षीय स्थिति में आप लोग याद रखना, अक्षीय स्थिति में जब मैंने विद्युत क्षेत्र निकाला था तो क्या आया था, 1/4πε0 2p/r³ था। ठीक है, और जब अभी आपने निकाला निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में कितना आया, 1/4πε0 p/r³। तो यहाँ आप गौर से देख सकते हैं, निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र आया वो P/r³ है, जबकि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र आया वो 2p/r³ है। मतलब अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान का दुगना होता है, बोल सकते हैं ना। देख लो यहाँ पर क्या है, P/r³ है, अक्षीय स्थिति में 2p/r³, मतलब इसमें 2 से गुना किया गया। तो आप बोल सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो निरक्षीय स्थिति में विभव का, ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का दोगुना होता है। ठीक है ना, दोगुना होता है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का दोगुना होता है। ठीक है, ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव इस पे ऐसे भी पूछ सकता है कि ई अक्षीय मतलब अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र दोनों का अनुपात निकाला जाए तो कितना होगा, बोलिए। ये दुगना है तो कितना आएगा, 2:1 का रेशियो आएगा। कितना अनुपात होगा, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का अनुपात 2:1 का होगा। ठीक है, और भी मैं बात बताना चाह रहा हूं कि अक्षीय स्थिति में मैंने निकाला था विभव, क्या निकाला था, अक्षीय स्थिति में विभव। तो अक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या था आपका, 1/4πε0 p/r²। ठीक है ना, और निरक्षीय स्थिति में विभव का मान आप सभी बच्चे लोग याद कर लीजिएगा, ये होता है 0। निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये चारों बातें आप अच्छे से याद रख लेंगे। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति का दोगुना होता है। अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव इतना p/r² होता है, जबकि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। ये जो मैं बात बता रहा हूँ अभी 1 मिनट पहले से, ये सारी बातें क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए है। अभी अक्षीय निरक्षीय स्थिति का
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मैं इसी वीडियो में इसको शामिल कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो विभव होता है वो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि विद्युत क्षेत्र आप देख लीजिए तो आर क्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है विभव, और विद्युत क्षेत्र किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर क्यू के। जबकि याद रखिए ये विद्युत द्विध्रुव के कारण है, अगर कोई आवेश के कारण आप विद्युत क्षेत्र निकालते थे तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला था 1/4πε0 Q/r², और विभव का फॉर्मूला था 1/4πε0 Q/r, किसी आवेश के कारण, किसके कारण, आवेश के कारण। तो आवेश के कारण देख लीजिए, आवेश के कारण विभव जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती है, आर के व्युत्क्रमानुपाती है, और विद्युत क्षेत्र किसके व्युत्क्रमानुपाती है, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर देखा जाए, कारण देखा जाए विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो विभव क्या हो गया, विभव आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है और विद्युत क्षेत्र आर क्यू के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों में देख रहे हैं अंतर ना, आवेश के कारण विभव आर के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है ना, आर के व्युत्क्रमानुपाती भी आर के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव जो है आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। इसमें विद्युत क्षेत्र आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र आर क्यू के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा भी आई है। तो एक दिन में बस आप इतना ही प्रिपरेशन करो और आप अपने प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं इसी तरह के वीडियोस जो है मैं अपने चैनल पे, आप सभी प्यारों बच्चों के क्यूट से चैनल पे मैं अपलोड करते रहूँगा, और आप अपने प्रिपरेशन को बेस्ट करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।